हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वार्म क्लासेस। आज हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। तो हम इस चैप्टर में वैसे तो जैसे हमने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें रह गई थी जो हमारी एक वन शॉट वीडियो होती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को भी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करते हैं मतलब। तो चलिए हम इसको दोबारा से करते हैं चैप्टर को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जैसे आपको पता है, वो 3 एक्टिविटीज पर वर्क करती है या फिर उसको 3 सेक्टर्स हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब 3 सेक्टर्स जैसे हमने पता लगे कि 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इनको हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर वेयर इन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे जो हम प्रोडक्ट्स को लेते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एग्जाम में क्या लिखना है? अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन प्राइमरी सेक्टर, तो प्राइमरी सेक्टर में आपको क्या लिखना है? द सेक्टर वेयर इन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम प्रोडक्ट को निकालते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का नाम, दूसरा नाम एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों होता है? क्योंकि इसमें सारा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। जैसे कि कॉटन है, कॉटन हम लेते हैं तो उसमें कॉटन की जो क्रॉप है वो ग्रो करते हैं, ठीक है, लैंड पे, उससे हम कॉटन लेते हैं, तो वो एक प्राइमरी सेक्टर है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोट है, ठीक है, ये कोट है, इसके अंदर कॉटन भी लगी होगी, इस पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लगे हैं। तो जो कॉटन है वो कहाँ से आई है? वो आई है लैंड से, क्रॉप से। तो उसे बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। जो सेक्टर हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करे उसे बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी मतलब मुख्य, जो हमारा मुख्य सेक्टर है वो है प्राइमरी सेक्टर। सेकंड बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। जो हमने रॉ मटेरियल लिया था प्राइमरी सेक्टर की हेल्प से, उस पे मैन्युफैक्चरिंग, उस पे प्रोसेस करना सेकेंडरी सेक्टर होता है। द सेक्टर वेयर गुड्स आर नॉट मेड बाय नेचर। जैसे कि नेचर से गुड्स नहीं बन रहे थे, लेकिन जो नेचर से रॉ मटेरियल लिया था उसमें प्रोसेसिंग करके जो सेक्टर वर्क करता है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। द सेक्टर वेयर गुड्स आर नॉट मेड बाय नेचर बट मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग रॉ मटेरियल्स। जो मैंने बताया कि रॉ मटेरियल जो हमने लिया था वो फैक्ट्रीज में जाता है, प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें मोस्टली जो है काम फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज में होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे कि टी शर्ट मेकिंग फ्रॉम कॉटन। अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इनके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। अब जैसे ये प्रोसेस, पूरी प्रोसेस हम बाद में समझेंगे, जिससे क्या है आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में रिलेशन भी पता चल जाएगा और इनमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा। तो ये था सेकेंडरी सेक्टर। अब बात करते हैं हम टर्शरी सेक्टर, जो हमारा लास्ट सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? ना तो हम रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर के जो रॉ मटेरियल्स से जो गुड्स बने हैं सेकेंडरी सेक्टर में, उनसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। गुड्स को हम प्रोड्यूस नहीं करते, जो प्रोड्यूस हो चुका है गुड्स वो सेकेंडरी सेक्टर तक है, लेकिन हम इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इसका दूसरा नाम होगा सर्विस सेक्टर। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि टर्शरी सेक्टर का दूसरा नाम जो है वो सर्विस सेक्टर है। इसको हम अब वन बाय वन समझते हैं। जो मैं एग्जांपल बोल रहा था कि एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये है प्राइमरी सेक्टर, ये है सेकेंडरी सेक्टर और ये है टर्शरी सेक्टर। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमने कॉटन ली, ठीक है, जैसे कि कोट बनाया मैंने, कॉटन का जो कोट बनाया, तो इसमें क्या है कि जो कॉटन है वो कहाँ से आएगी? प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से। जो फार्मर है वो कॉटन को ग्रो करेगा, ठीक है, उस कॉटन को ग्रो करने के बाद वो उसे सेल कर देगा किसी मिल को, ठीक है। तो यहां तक क्या था? उसने कॉटन को ग्रो किया और उसको सेल कर दिया, ठीक है, वो था हमारा प्राइमरी सेक्टर। अब ये कॉटन आ जाती है इस मिल में, इस इंडस्ट्री में, इस फैक्ट्री में। तो क्या करते हैं कंपनी वाले? इस कॉटन को लेकर इसको कोट बना देते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज करके इसको कोट बना दिया, कोट प्रोड्यूस हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। कॉटन ली, प्राइमरी सेक्टर, कोट बन गया, सेकेंडरी सेक्टर।
अब आपको ये कोट परचेज करना है, आप मिल में तो नहीं जाओगे, इंडस्ट्री में तो नहीं जाओगे, या फिर किसी ब्रांड जो है वो जहां पर वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास तो नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, आप मॉल में जाओगे, आप दुकान में जाओगे इसको लेने के लिए, ठीक है। तो आउटलेट्स होते हैं वहां पर जाओगे। तो अब क्या है, जो आउटलेट्स हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, जो इस जो मॉल है बड़े बड़े इसको सेल कर रहे हैं, वो एक सर्विस दे रहे हैं आपको। उन्होंने ना तो इस कोट को बनाया है, ना इसके लिए कॉटन ली थी उन्होंने, वो क्या आपको बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम टर्शरी सेक्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल निकालना, सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल पर वर्क करना, और टर्शरी सेक्टर जो जो प्रोडक्ट बना है उसको सेल करना, उसकी सर्विस प्रोवाइड करना। अब सर्विस में क्या क्या आता है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह पर हम गुड्स को ले जाते हैं, वो भी एक सर्विस है। ऑटो रिक्शा जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आपको ड्रॉप कर रहा है, वो भी तो एक सर्विस दे रहा है आपको। जो जियो है, बीएसएनएल है, ये आपको इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ये भी सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे कि हमने बताया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ये 3 चीजों में ग्रुप्ड है, ठीक है। अब ये बोल रहा है आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है। कैसे इंटरडिपेंडेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे प्राइमरी सेक्टर था ये रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी सेक्टर उस रॉ मटेरियल पर वर्क करता है, और टर्शरी सेक्टर उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। अब एक बात बताओ कि कोट था, अब प्राइमरी सेक्टर जो है वो कॉटन देगा ही नहीं, तो जो सेकेंडरी सेक्टर है क्या वो इस कोट को बना पाएगा? आई होप नहीं बना पाएगा, सीधी सिंपल सी बात है। तो जब प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल नहीं दे रहा तो सेकेंडरी सेक्टर कैसे वर्क करेगा? और सेकेंडरी सेक्टर अगर कोट को बना भी लेता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, और टर्शरी सेक्टर सेल ना करे, ठीक है, ये मान ले सेल ना करे, तो ये गुड्स बने रहेंगे, ठीक है, कोई परचेज ही नहीं करेगा, उन तक पहुंच नहीं पाएगा, तो सर्विस ही नहीं मिलेगी, तो कैसे ये इसका यूज हो पाएगा? और ऐसे ही अगर सेकेंडरी सेक्टर जो है कॉटन आ गई, ठीक है, कॉटन आ गई, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर जो फैक्ट्रीज हैं, जो मशीन्स हैं, का यूज करके हम इस कोट को बना ही नहीं रहे, तो सर्विस कैसे पहुंच जाएगी? तो ये क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के लिंक है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर वर्क करेगा तो सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर वर्क करेगा, टर्शरी सेक्टर वर्क करेगा तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पर थोड़ा वर्क लोड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था इंटरडिपेंडेंट का। अब हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। तो टर्शरी सेक्टर हैज रिप्लेस्ड द प्राइमरी सेक्टर इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। अब जो टर्शरी सेक्टर है वो ज्यादा ग्रो हो रहा है हमारे इंडिया में, डेवलप्ड, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री है हमारी इंडिया, तो इसमें टर्शरी सेक्टर जो है वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसको हम बाद में ग्राफ्स की हेल्प से समझते हैं। द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन इन ईयर 2000। ये क्या कह रहा है, 2000 तक क्या है, जो प्राइमरी सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब एकदम से ड्रास्टिक ऐसा चेंज आ गया है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उसका ज्यादा रोल है हमारी जीडीपी में, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे ग्राफ से। अब समझते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम समझते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर जो खेती, हम किसान जो है वो क्या है कि मान लीजिए एक फील्ड है, ठीक है, उसमें नीड है सिर्फ 2 बंदों की, और उस 2 बंदों की जगह हम वहां पर 4 बंदे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हमारा कोई भी एक फील्ड है, खेत है, और हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, 4 फैमिली मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या है कि चलो तुम भी काम करने लग जाओ, तुम भी काम करने लग जाओ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 बंदों की रिक्वायरमेंट है कि 2 बंदों से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो जो 2 एक्स्ट्रा बंदे हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ रखा आपके एग्जाम में कि डिफाइन डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर आपका काम नहीं है और आप वहां पर काम कर रहे हैं, जिससे क्या है आपकी जो आप जितना काम कर रहे थे उतना आपको पे नहीं हो रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, ये हम आगे समझते हैं। ये आते हैं हमारे पास ग्राफ, तो जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे इस ग्राफ से सोल्व हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि व्हाई द टर्शरी सेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज लूजिंग नाउ, मतलब कि क्या है, प्राइमरी सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो कम क्यों हो रही है, टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है। इसका एग्जांपल, इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में है ना एग्रीकल्चर का काम अब कम होने लगा है।
क्या है कि मान लीजिए एक खेत है, खेत के 4 मालिक है, मतलब 4 भाई हैं, ठीक है। तो 4 भाई हैं, वो क्या करते हैं कि वो चारों खेती तो नहीं करेंगे अब, क्योंकि अगर चारों काम करेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट सिर्फ एक बंदे की है, ठीक है, इतनी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो नहीं हो रही, तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो अब क्या है, जैसे जैसे हम लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे नॉलेज आ रही है, जैसे जैसे स्किल्स आ रही है लोगों को, तो वो क्या कर रहे हैं, ये 4 भाई सिर्फ एक बंदे को खेत दे देते हैं सिर्फ काम करने के लिए। अब यहाँ पर एक बंदा काम कर रहा है जहां पर पहले 4 बंदे काम करते थे। अब उनके पास स्किल्स आ गई है, एक क्या कर रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, एक क्या कर रहा है, एक ऑटो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, दूसरा क्या है जो पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब लग गया है। तो अब क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। तो दूर होते ही क्या हो गया, जो ये सिक्योरिटी गार्ड का था ये भी टर्शरी सेक्टर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो ऑटो चला रहा था वो भी एक सर्विस सेक्टर है, वो भी एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो और ये थर्ड जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी तो एक सर्विस सेक्टर है। जैसे कि आप कोई भी कंप्लेन लेके जा रहे हो तो वो आपकी कंप्लेन को सोल्व कर रहा है, ये तो एक सर्विस है, ठीक है। तो इस तरह से जो एग्जांपल्स मैंने बताए, इस तरह से जो है टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट ये ग्राफ है, ये क्या बोल रहा है, जीडीपी बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। 1973 1974 का डाटा दे रखा है, ये डाटा जो दे रखा है ये देखिए, इसमें क्या है, प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा रोल था जीडीपी में। लेकिन अब जैसे ड्रास्टिक चेंज आया, जैसे जैसे हम डेवलप्ड हो रहे हैं, तो ये देखिए ये जो डाटा दे रखा है इसमें जो है टर्शरी सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब ये तो है नहीं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर क्या है, सिर्फ भोजन और कपड़ा, मोस्टली इन 2 चीजों पर वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अब सर्विस कितनी आ गई है, जैसे कि आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है, ठीक है, बुक्स को परचेज कर रहे हो, बुक्स को पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, तो टर्शरी सेक्टर का ज्यादा रोल आ गया है, क्योंकि हम सर्विस का ज्यादा यूज करने लगे हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर है, इन सभी का सर्विस ज्यादा लेने लगे हैं। खाते पीते तो है, जो हमारा एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर से आता है, लेकिन सर्विस भी तो हम बहुत ज्यादा यूज करने लगे। जैसे जैसे पैसा हमारे पास आ रहा है, वॉच का यूज कर रहे हैं, हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, तो टर्शरी सेक्टर का रोल बढ़ेगा। जैसे जैसे हम डेवलप्ड होंगे वैसे वैसे हम सर्विस ज्यादा यूज करेंगे, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर बढ़ेगा, तो इसका रोल भी जो है जीडीपी में वो बढ़ेगा। तो ये था फर्स्ट ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ क्या बोलता है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। जैसे कि शेयर जो है जीडीपी में बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर मनी बढ़ी है देखिए, तो शेयर भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो पहले क्या था, जैसे प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा था रोल, अब प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कम हो गया है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। जैसे आपने देखा कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, ठीक है, लेकिन अब भी दे रहा है लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जितना जीडीपी में चेंज आया है वह उतना एम्प्लॉयमेंट में नहीं आया, क्यों, ये क्वेश्चन आता है कि जो जीडीपी में है चेंज वो ज्यादा है टर्शरी सेक्टर का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में इतना नहीं है, क्यों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। तो क्या है, अभी भी 60 से 70% जो आदमी है वो एग्रीकल्चर फील्ड में है, ठीक है। उसको हमें क्या करना होगा, अगर वो पर्सन एग्रीकल्चर फील्ड से हटकर और टर्शरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, तो हम और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे। मतलब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को अगर बिल्कुल ही यूज करना छोड़ देंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा। बात यह है कि जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पर हमें यूज ही नहीं बंदे का और हम वहां पर यूज कर रहे हैं, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हम जाएंगे, और जिससे क्या है, हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी जीडीपी और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये सब था जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आगे हम समझेंगे। तो ये था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन दोनों का इंटरडिपेंडेंट कैसे है, इनका रिलेशन कैसे है, टर्शरी सेक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है फिलहाल। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, what is secondary sector, what is tertiary sector, what is the example of primary sector, what is the example of secondary sector, what is the example of tertiary sector, what is the other name of primary sector, what is the other name of secondary sector, what is the other name of tertiary sector। ये सारे क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एटीएम है, वो कौन सा सेक्टर है, वो हमें पता है सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी सेक्टर। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। बात करी जाए क्या है कि एक कंट्री है,
उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है, हम कैसे करेंगे? हर एक जो प्रोडक्ट है उसको काउंट थोड़ी करेंगे। कई लाख नीडल्स बनी है, इतने पंपकिन्स हैं, इतने कोकोनट है, इतने मोबाइल फोन्स है, इतनी लाइट्स हैं, इतने लैपटॉप्स हैं। तो क्या है कि इनको हम कैसे पता चले कि कितनी प्रोडक्शन हुई है? तो इससे हम एक यूज करते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एक क्वेश्चन भी आता है आपको, डिफाइन जीडीपी। जो जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। या तो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा 1 मार्क्स में, डिफाइन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2 मार्क्स में, डिफाइन जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम बताते हैं एग्जांपल से। जितने भी प्रोडक्ट्स एक साल में एक कंट्री के अंदर बने हैं उसकी वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। मान लीजिए 10,000 कोकोनट है, ठीक है, प्लस 2,000 नीडल्स हैं, सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, प्लस 5,000 लैपटॉप्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सोन बहुत सारी चीजें हैं। तो इनकी वैल्यूज, मान लें 10,000 कोकोनट है, उनकी वैल्यू है 1 लाख। नीडल्स थी, उनकी वैल्यू है 50,000। लैपटॉप्स हैं, उनकी वैल्यू बन गई 5 लाख। तो इन सब की वैल्यूज को इनकम ऐड करके जो वैल्यू आएगी, जो मनी आएगी टोटल, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। तो ऐसे हम जो प्रोडक्ट्स को है काउंट करते हैं। अगला है व्हाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया। जैसे मैंने आपको ग्राफ की हेल्प से पहले एग्जांपल देकर समझा दिया कि जो हम अब सर्विस ज़्यादा लेने लगे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे इनकम ज़्यादा हो रही है, तो हम सर्विस का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सर्विस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो टर्शियरी सेक्टर ग्रो होगा। इसको हम, उस आंसर को हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PYQ है, ठीक है। तो ये था। अब है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में क्या है, मोस्टली हम एग्रीकल्चर पर वर्क कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर जो है जीडीपी में कम रोल प्ले कर रहा है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट हो रही है, उसको हम सोल्व कैसे करें? तो जो गवर्नमेंट है, जैसे नरेगा स्कीम्स है, ऐसी ऐसी और स्कीम्स लॉन्च करी जाए, नरेगा जैसी स्कीम्स को और मोर ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, ठीक है। और रूरल में क्या कर सकते हैं, हम इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कर सकती है, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगे, और जो लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़कर, उससे निकल कर एक सर्विस दें, कहीं पर फैक्ट्रीज में वर्क करें, उन्हें थोड़ी स्किल्स प्रोग्राम्स चलाए जाएं। जैसे कि थोड़ा सा उन्हें अगर कोई भी एक प्रोग्राम चलाते हैं, कोई भी एक फैक्ट्री है, उसमें पर्टिकुलर स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो उस स्किल को अगर गवर्नमेंट सिखाएगी तो लोग उसमें जाएंगे, फिर उस टर्शियरी सेक्टर में वर्क करेंगे, तो ऐसे मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, सिर्फ खेती खेती खेती, लेकिन टर्शियरी सेक्टर में क्या है, सर्विस ज़्यादा है। आदमी पढ़े लिखे होंगे तो वो इंटरनेट की तरफ जाएंगे, ठीक है, मोबाइल सेक्टर की तरफ जाएंगे, तो ऐसे हम एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे सब पॉइंट्स लिखने हैं आपको। अगर 5 मार्क्स में आता है तो 5 पॉइंट्स लिख दीजिए, 3 मार्क्स में आता है तो 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। ऐसे आप काफ़ी सारे पॉइंट्स बता सकते हो, जैसे मैंने बताए। अगला आता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड पीपल हैव एश्योर्ड वर्क विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको लिखना है ये जो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रखा है, ये लिखना है। क्वेश्चन आएगा, इस पहले भी आ रखा है, डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डिफाइन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, तो इनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ठीक है, जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन हो। हियर पीपल आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा जो पीपल हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट यहाँ पर लगता है, और फैक्ट्रीज के जो लॉ होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। जो यहाँ पर आदमी काम कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है तो वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट्स उनको मिलते हैं ताकि सेफ्टी बनी रहे उन्हें, जॉब सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहाँ पर जिस सेक्टर में, जिस कंपनी में अगर हम जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वेजेस, प्रॉपर वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, उनकी एक टाइप से सेफ सराउंडिंग है, उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, बिरला या फिर जियो, ये सारी जो कंपनीज हैं यहाँ पर जो अच्छा अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है, इसे बोलते हैं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर।
ऑर्गेनाइज सेक्टर था ये, अब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ना तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक, कहीं कभी भी आपको निकाल देंगे जॉब से, इसे बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। तो मतलब क्या है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो नहीं होते, वेल इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, जो वर्कर होता है उसको दबाया जाता है, ठीक है। तो ये था अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है जैसे कि हम कोई भी मकान बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो मजदूर होता है, जो लेबर होती है, वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि वहाँ पर उसको एक अच्छी सैलरी तो हम दे नहीं रहे होते। जैसे कि 8 घंटे जो बंदा बैठ कर सीट पे एसी में वर्क कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसे अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन जो बंदा धूप में काम कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती, उसको फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो इसे बोलते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और डेफिनेशंस लिखनी हो तो आपको सामने दे रखी है। अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि मैंने बताया, जो वर्कर्स हैं उनको दबाया जाता है, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने होंगे, उन्हें पनिशमेंट देनी होगी। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो दबाते हैं जो लेबर्स को, उन पर फोकस करना होगा, उन्हें समझाना होगा, उन्हें पनिश करना होगा, ठीक है। इससे क्या है, जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जो गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसे अच्छी तरह लागू किया जाए, तो इससे क्या है, जो वर्कर्स हैं वो बच पाएंगे। अब जो अगला टॉपिक है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, द गवर्नमेंट आउंस मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। अब आपको पेपर में जो लिखना है ना, वो हमने आपको सामने इस स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, आप यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा। लेकिन मेरा काम है समझाना पब्लिक सेक्टर में क्या है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जो गवर्नमेंट रन करती है, उसे बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। और जो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द्वारा चलाया जाता है, जो प्राइवेट होता है, उसे बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जैसे कि बीएसएनएल है, जो गवर्नमेंट चलाती है, उसे उसका एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे कि टिस्को है, या फिर टाटा है, या फिर रिलायंस है, जियो है, ये सारी जो है प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि एम इज टू सर्व द नेशन। जो हमारी पब्लिक है उसको सर्विस प्रोवाइड करना, उसको सर्व करना, ना कि कोई भी प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि नेशन को सर्व नहीं करना होता। इसमें क्या है, कंपनीज जो अपना प्रॉफिट देखती है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर ऑलवेज भी ऑर्गेनाइज सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है, जो गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, वो हमेशा ऑर्गेनाइज होगा, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे होंगे, उसमें जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं वो फॉलो होंगे, मिनिमम वेजेस होंगी, उसमें जो है फैसिलिटीज मिलेंगी वर्कर्स को। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, रिलायंस जो है प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। लेकिन अब रिलायंस प्राइवेट होते हुए ऑर्गेनाइज है, लेकिन कोई भी एक बिल्डर है, वो भी तो प्राइवेट है, लेकिन वो उसके लेबर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, वहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज है। तो प्राइवेट जो है अनऑर्गेनाइज भी है और जो प्राइवेट है वो ऑर्गेनाइज भी है। ये आपको लिखना है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो जितना भी मैंने एक एक पॉइंट बताए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ये सारे आपको लिख लेने हैं और इनको जो मैंने समझाया है अपनी लैंग्वेज में आपको वो लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिए वारुण क्लासेस को। थैंक यू।